ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अगर इन दिनों आप न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस या फिर अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं तो दोनों जगह एक बात तो कॉमन है और वो है लाल किला ब्लास्ट केस पे हो रहे नए नए खुलासों की खबरें। धमाके के 12 दिन बीत गए हैं। इस केस में नई नई जानकारियां, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक इतने खुलासे हो चुके हैं, इतने किरदार सामने आ चुके हैं कि ये केस एक पहेली सा बन गया है। हालांकि इस पहेली को सुलझाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मसला हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज मैं आपके सामने लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने जा रही हूं। मैं आपको इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट दिखाने वाली हूं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा दिल्ली को दहलाने के लिए व्हाइट कॉलर पहने आतंकवादियों ने कैसे चंदा जोड़ जोड़कर विस्फोटक का पूरा इंतजाम किया था। भागो, भागो। दिल्ली को दहलाने से पहले क्यों आतंकियों के बीच हुआ था झगड़ा? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर के बीच क्या है 26 लाख रुपए की मिस्ट्री? लाल किले ब्लास्ट में कैसे हुई फंडिंग? विस्फोटक खरीदने के लिए किसने दिए कितने पैसे? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव इंटेरोगेशन रिपोर्ट से दिल्ली टेरर पर आप देख रहे हैं बड़ा खुलासा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा विस्फोटक खरीद की फंडिंग से जुड़ा है। डॉक्टर मुजम्मिल ही वो आतंकी है जिसके पास से हथियार, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी उपकरण बरामद किए गए थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला है कि ये सारा सामान आतंकी डॉक्टर उमर ने जुटाया था, लेकिन इसके लिए सारे आतंकियों ने एक टेरर टीम बनाकर फंडिंग की थी। आतंकी डॉक्टर अदील ने विस्फोटक खरीदने के लिए 8 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद अभी फरार है। ये डॉक्टर अदील का भाई है। इसके अलावा ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए विस्फोटकों का इंतजाम करने के लिए दिए थे। शाहीन शाहिद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है। सारे आतंकियों ने मिलकर कुल 26 लाख रुपए जमा किए और धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के सुपुर्द कर दिए। डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला कि उसने 26 क्विंटल एनपीके खाद अलग अलग समय पर नू और गुरुग्राम से 3 लाख रुपए में खरीदा और उसको अपने पास छिपा कर रखा ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार कर सके। धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजें जैसे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट्स का इंतजाम उमर ने खुद किया। बाकी किसी और को इसमें शामिल नहीं किया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उसका उमर के साथ पैसों के हिसाब किताब को लेकर झगड़ा भी हुआ था। दरअसल मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद आतंकी मुजम्मिल और उमर के बीच झगड़ा हुआ। तब ये तय हुआ कि या तो उमर पैसे वापस दे वरना सारा आईईडी का सामान मुजम्मिल की कस्टडी में दिया जाए। आखिर में सारे आतंकी दूसरे फैसले पर राजी हुए और आईईडी का सारा सामान मुजम्मिल के हवाले कर दिया गया। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने मुजम्मिल की गिरफ्तारी के साथ उसे जब्त किया। डॉक्टर मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 26 लाख रुपए को लेकर हुए झगड़े को सुलझाने के लिए आतंकी डॉक्टर उमर ने एक सिग्नल ग्रुप बनाया। ग्रुप को कोडवर्ड में नाम दिया गया। ग्रुप में अदील, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया। हालांकि ये ग्रुप विवाद को सुलझाने में नाकाम रहा।
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शाहीन की कार से बरामद हथियारों का कंसाइनमेंट उमर ने 2024 में इरफान को दिया था। बाद में इस विवाद की वजह से ये सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मुजम्मिल की इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी, क्योंकि मुजम्मिल 2021 से ही अपने दोस्त मुफ्ती इरफान अहमद के संपर्क में आकर आतंकी गतिविधियों की तरफ झुक गया था। मुफ्ती इरफान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट ये बताती है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क कई लोगों तक फैला है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए मॉड्यूल के आखिरी किरदार तक पहुंचना जरूरी है, ताकि भविष्य में लाल किला धमाके जैसी अनहोनी को टाला जा सके। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के अंधेरी इलाके में केमिकल लीक का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी मिल रही है, ये जो केमिकल लीक हुआ है, इसी की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई है। 3 मंजिला रिहायशी इमारत जहां केमिकल लीक हुआ है। इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। केमिकल लीक कैसे हुई, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, जांच जारी है। और अब बात दुबई में क्रैश हुए फाइटर जेट तेजस पर देश में शुरू हुई सियासी तकरार की करेंगे। कल एबीपी न्यूज पर सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि दुबई में क्रैश हुआ फाइटर जेट भारत का तेजस लड़ाकू विमान है। एयर शो के दौरान हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमने एक जांबाज पायलट खो दिया। पायलट विंग कमांडर नुमांश सयाल की मौत हो गई। अब इस हादसे पर देश में सियासी बयानों वाली उड़ान शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा। उन्होंने क्रैश की घटना को सरकारी भ्रष्टाचार से जोड़कर सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया। वैसे तो पायलट नुमांश सयाल का परिवार और पूरा देश जानना चाहता है कि तेजस फाइटर जेट क्रैश कैसे हुआ। कैसे 34 साल के बहादुर विंग कमांडर नुमांश सयाल का विमान उड़ान के बाद जमीन पर आ गिरा। कैसे देश का एक जांबाज पायलट एयर शो में हुए हादसे के बाद हमसे दूर चला गया। इन सारे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। हो सकता है वक्त के साथ जवाब मिल भी जाएगा, लेकिन जब पायलट का परिवार गम में है, पूरा देश हादसे पर दुख जता रहा है, क्या ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी करना जरूरी है? जब तेजस की खरीद हुई थी तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज वो आरोप साबित हो गए कि तेजस की खरीद में भारी करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई। ये भारत सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। विधायक महोदय शायद एविएशन की तकनीकियां जानते हैं, वरना जिस हादसे को लेकर अब तक एविएशन एक्सपर्ट नहीं बता सके कि वास्तव में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान हुआ क्या, कैसे तेजस फाइटर जेट मैन्यूवरिंग करता हुआ जमीन पर आ गिरा। रविदास मेहरोत्रा ने दुबई से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उस हादसे की खामियों का पता लगा लिया। ये पता लगा लिया कि हादसे के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। अब जब रविदास मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार वाली बात कही है, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि तेजस को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे हैं। तेजस की खरीद के समय भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे थे?
अगर उन्हें तेजस विमान के मामले में किसी करप्शन का पता था तो उन्होंने इसे पहले उजागर क्यों नहीं किया? तेजस फाइटर जेट को स्वदेश में ही तैयार किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ये लड़ाकू विमान बनाया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसमें तेजस को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई हो। हालांकि तेजस की धीमी डिलीवरी को लेकर कुछ वक्त पहले वायुसेना प्रमुख ने नाराजगी जरूर जताई थी। Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? तेजस के क्रैश होने की ये कोई पहली घटना भी नहीं है, बल्कि इससे पहले साल 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में भी तेजस दुर्घटना का शिकार हुआ था। हादसे में पायलट्स की जान बच गई थी, लेकिन तब एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। अब जब दुबई में तेजस क्रैश हुआ है तब उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। हालांकि उनके नेता और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके बयान का समर्थन करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो, अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए। पूरी फुल फ्लेज तैयारी होती है हमारी। हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे ये जो घटना हुई है। तेजस हादसे पर भ्रष्टाचार वाला बयान देकर रविदास मेहरोत्रा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है तो कांग्रेस पूछ रही है कि ऐसे हादसों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक्सीडेंट था। तेजस विमान कर्तव्य दिखाते हुए गिर गया, पायलट की भी मौत हो गई। दुख जताने की जगह इस पर समाजवादी पार्टी, जिसके समझ में कुछ नहीं आता है, वो बयानबाजी कर रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस विमान है, उस पर प्रधानमंत्री ने भी सवारी की है। वो बेहतरीन फाइटर प्लेन है और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो दुष्प्रचार पाकिस्तानी तो करेंगे, लेकिन समाजवादी कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा एक जाबाज पायलट वहां पर शहीद हुआ, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को जांच करना चाहिए कि एक दिन पहले खबर आई कि ऑयल लीक हुआ और उसके बाद अगले दिन क्रैश हो गया। तो तेजस प्लेन से ज्यादा मुझे लगता है कि कीमती था हमारा पायलट और हमारे पायलट की जान, भारत का एक वीर सपूत। तो उसकी मौत के कारण क्या थे? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। वैसे राजनीति से अलग अगर शहीद पायलट के परिवार की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। उनके निधन से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। नमाज की पत्नी भी वायुसेना में हैं और वो अपनी पत्नी बेटी के साथ हैदराबाद में रहते थे। उसने एकदम वहाँ पर पता किया कि जैसा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने बोला नहीं वो क्रैश हुआ और 2 बजकर कुछ पर वो 2:10 पर वो तो लड़का एक्सपायर हो, पायलट एक्सपायर हो चुका है। फिर मैंने ब्रदर को कन्फर्मेशन मैंने दी कि नहीं वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो लड़का ख़त्म हो गया है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जो थे उस एयर शो को देख रहे थे, तो उनको बचाने के लिए लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जहाज़ का रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ा ताकि जो हज़ारों लोगों की जो जान है वो बचाई जा सके। मुझे लगता है कि ये हमारे जो नगरोटा के और हिमाचल के और देश का जो जांबाज बेटा है, बहादुर बेटा है, उसने जो है हज़ारों लोगों की जान बचाई है। नमाज के पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। पायलट के परिवार के साथ पूरा देश उनकी मौत पर दुख जता रहा है। फिलहाल ये वक्त पायलट के गमगीन परिवार के साथ खड़ा होने का है, न कि हादसे पर राजनीति करने का। क्योंकि एक परिवार ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, देश ने अपना बहादुर पायलट भी खोया है। जरूरी है कि अभी राजनीति को छोड़कर परिवार को राहत देने की कोशिश की जाए। और अब बात SIR की करेंगे, जिसे लेकर बिहार के बाद अब बंगाल और यूपी में सियासी शोर है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं SIR के दबाव में BLO की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी SIR पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी SIR के खिलाफ रणनीति बनानी तेज कर दी है।
अब इन दोनों के साथ कांग्रेस भी 14 दिसंबर को एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। बिहार के बाद विपक्ष की एसआईआर वाली बयार अब बंगाल और यूपी की तरफ बहने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ अपनी सियासी तैयारी तेज कर दी है। 2027 का विधानसभा चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ दम दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी को लेकर पार्टी का गाना लॉन्च किया। चल रहा एसआईआर का दौर है, छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है। पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है, यही तो है विजन इंडिया, यही अरमान है। जनतंत्र की रक्षा का इससे ही सम्मान है। अखिलेश की आवाज में अब नई उम्मीद है। एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी दल तैयार किया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम ग्राउंड पर उतरेगी और एसआईआर का फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की मजबूत 50 सीटों पर वोट काटने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर शादियों के सीजन में एसआईआर कराया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों पर ना मिलें और उनके वोट काटे जा सकें। देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बीएलओ की आत्महत्या वाले मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि बीएलओ पर एसआईआर कराने का प्रेशर है। बीएलओ आ भी नहीं रहे हैं और बीएलओ पे दबाव भी बहुत है। कई जगह बीएलओ ढूंढो तो मिल नहीं रहे हैं। गाँव में बड़ी समस्या हो रही है एसआईआर। बीएलओ आ ही नहीं रहे, ढूंढने में मिल नहीं रहे हैं और कईयों पे दबाव बनाया जिससे जान जा रही है। श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध जीतेंगे। अब मैं उनको बता रहा हूँ मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई जो उनका मूल निवास स्थान है वहां पर भेजेंगे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ बनगांव में रैली करने जा रही हैं। इसके अलावा वो बीएलओ की खुदकुशी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही हैं, क्योंकि बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल के कृष्णानगर इलाके में 51 साल की बीएलओ रिंकू तरफदार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिंकू तरफदार के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें चुनाव आयोग को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। टीएमसी ने एक पोस्ट भी किया है, लिखा है कि सरकार की तरफ से जबरन थोपी गई एसआईआर प्रक्रिया के भयानक दबाव में बीएलओ समेत 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। Common genuine Indian voters, citizens, they are committing suicide. दूसरे तरफ BLO, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं और भाजपा यहां पर जो स्टेटमेंट कर रहा है ये मौत का ऊपर, उनका फैमिली का ऊपर वो इंसल्ट कर रहा है। अगर मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में एसआईआर लागू हो गया, आसाम में एसआईआर लागू हो गया, आप समझ लीजिए वहां भी सरकार भाजपा की बनना तय है। तो एक बहुत बड़ा गेम भाजपा ने रचा है। इधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहे एसआईआर से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नकार रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं
तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। फिलहाल एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि यह मुद्दा 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र में भी गरमाएगा। इसके साथ साथ बंगाल, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात होगी उस नाकारा सिस्टम की जिसके चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों को नोट छापने की मशीन समझ लिया गया है। स्कूल से लेकर कोचिंग सेंटर तक सब पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इस बात से बेखबर कि इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। पैसों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। आपको आज इसी के खिलाफ बजानी है घंटी। बच्चों के भविष्य का सवाल, कौन बन गया कार? शिक्षा के मंदिर में गुरु की जगह गुरु घंटार। छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों की घंटी बजाओ। राजस्थान का कोटा एक शहर नहीं, एक सपना था। सपना हर उस छात्र का जो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन कोटा सिस्टम से हार गया। जिस कोटा शहर की सड़कें कभी छात्रों से गुलजार रहा करती थी, आज वो सुनसान है। हॉस्टल खाली है। छात्रों की कमी के कारण कोचिंग सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है वो सिस्टम जिसने कभी यहां आने वाले छात्रों की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। जिम्मेदार वो कोचिंग सेंटर भी हैं जो छात्रों को केवल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते रहे। अब जब छात्रों ने कोटा से मुंह फेर लिया तो सबकी नींद टूट रही है। मुंबई की आर्या, मणिपुर का सिंघम, वाराणसी का गौरव, ऐसे न जाने कितने बच्चे हर साल कोटा अपने सपनों की उड़ान को पर देने पहुंचते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। ये बच्चे मानते हैं कोटा इनके सपनों को हकीकत का अमली जामा पहनाने में मदद करेगा। छात्रों की भीड़ और यहाँ की सक्सेस स्टोरी के चलते इस शहर को शिक्षा की काशी तक कहा जाने लगा था। कोटा की पहचान कभी शिक्षा की काशी के तौर पर होते थे। देश में कोचिंग सेंटर्स का सबसे बड़ा हब कहलाते थे। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन वक्त के साथ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाला कोटा शिक्षा के मंदिर से पैसा बनाने की फैक्ट्री में तब्दील होता चला गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहले कोटा शिक्षा के कारोबार का अड्डा बना और फिर छात्रों की कब्रगाह बनने लगा। जो कोटा कभी छात्रों की सफलता के लिए चर्चा में रहता, छात्रों की खुदकुशी को लेकर बदनाम होने लगा। बद अच्छा, बदनाम बुरा, कोटा के साथ यही हुआ। राजस्थान का कोटा कभी देश में कोचिंग सेंटर्स का हब हुआ करता था। मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिले की तैयारी के लिए देश के कोने कोने से आने वाले छात्रों की भीड़ से गुलजार रहता था। यहाँ की कोचिंग में एडमिशन से बड़ी जंग तो रहने के लिए कमरे का इंतजाम करना होता था। उस कोटा की सड़कें आज सूनी हैं। हॉस्टल खाली हैं क्योंकि छात्रों ने कोटा से मुंह फेर लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों कोटा की चमक फीकी पड़ने लगी? क्यों छात्रों का यहां से मोह भंग होने लगा? क्यों छात्र कोटा से दूरी बनाने लगे? तो इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। 6 साल पहले तक हर साल 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिले की तैयारी के लिए कोटा आते थे। जिस तेजी से कोटा आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, उस आधार पर इन दिनों यहां 2 गुना यानी हर साल करीब 5 लाख स्टूडेंट आने चाहिए थे। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। कोटा आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल घटती जा रही है।
2019 के मुकाबले कोटा में छात्रों की संख्या तकरीबन 40% कम हो गई है। कोटा में छात्रों की संख्या में तेजी से गिरावट की सबसे बड़ी वजह बाहर से आने वाले छात्रों की खुदकुशी की घटनाएं हैं। शिक्षा की काशी स्टूडेंट्स के सुसाइड पॉइंट के तौर पर इस कदर बदनाम हुई कि लोग अपने बच्चों को कोटा भेजने से कतराने लगे हैं। मोटी फीस लेने वाले कोचिंग सेंटर्स पर रिजल्ट का दबाव पड़ा तो उन्होंने इसे बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर दिया, बिना ये सोचे बच्चे इसे झेल पाएंगे या नहीं। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ने लगा। कामयाब होना उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी बन गया, जिसे बच्चे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। हर तीसरे चौथे हफ्ते बाहर से पढ़ने आने वाले बच्चों की सुसाइड की खबरें आने लगी। लेकिन ना तो सिस्टम और ना ही कोचिंग सेंटर्स ने इस तरफ ध्यान दिया। छात्रों की मौत सबके लिए बस एक आंकड़ा बन गई, जो कुछ दिन खबरों में रहती फिर सब भूल जाते। ये तस्वीर भोपाल के रहने वाले 18 साल के ईशान पालीवाल की है, जो कोटा में किराए के फ्लैट में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। ईशान की मां भी उसके साथ रहती थी। शुक्रवार को 9वीं मंजिल से गिरने से ईशान की मौत हो गई। यह हादसा था या ईशान ने खुदकुशी की, इसकी जांच चल रही है। जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। कल बात करते करते अपने 9वीं मंजिल से नीचे गिर गया है। इमरजेंसी डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया। बाकी पुलिस ने कहा मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। राजस्थान विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक कोटा में साल 2018 से अब तक बाहर से आने वाले तकरीबन 100 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। यानी इस शहर में एक महीना बीतने से पहले ही कोई स्टूडेंट या तो फांसी के फंदे पर लटक जाता या बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता। बच्चों के सुसाइड की घटनाओं पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और अब राजस्थान विधानसभा ने 2 महीने पहले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए बिल पारित कर नया कानून बनाया है। बावजूद इसके परिजन इतने डरे हैं, अब वो खुद अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं। मेरे बच्चों का यहीं पढ़ने का मन था, इसलिए हम बच्चों के साथ आए और अकेला बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते। हम अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हम भी सुनते हैं। डर तो लगता है सर, डर क्यों नहीं लगेगा। अब मेरी भी एक ही बच्ची है, अकेले तो नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ो अगर तो भी फिर उसको टच करते रहो, आते रहो आप। परिजनों का यही डर कोटा पर कलंक लगाने लगा। ऐसा कलंक जिसकी कालिख दिन ब दिन और स्याह होती चली गई। नौबत ये आ गई कोटा छात्रों के लिए तरसने लगा, जिसकी मार पड़ी कोचिंग सेंटर और उन लोगों पर जिनकी रोजी रोटी छात्रों के भरोसे चल रही थी। देखिए, मैं पहले एक संस्थान से जुड़ा हुआ था, उसी पे कर रहा था मैं काम। बट वो जैसे जैसे बच्चे कम हुए वैसे से डाउनफॉल भी आया, तो उसी तरह से हमारी सैलरी में भी डाउनफॉल आया। फिर धीरे धीरे छटनी हुई, तो उस हिसाब से फिर हमारी सैलरी डिक्रीज हुई। फिर धीरे धीरे हमें भी किया कि भाई अब बच्चे नहीं तो आप लोग भी स्टाफ को बिल्कुल ही नदारद कर दिया उन लोगों ने। लेकिन सवाल ये है, कोटा से छात्रों के मुंह फेरने की वजह केवल सुसाइड है या कारण और भी हैं? यकीनन छात्रों का कोटा से मोह भंग होने की सबसे बड़ी वजह सुसाइड के बढ़ते मामले थे, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। कोरोना के बाद कोटा आने वाले बच्चों की संख्या में काफी गिरावट आई। इसी दौर में ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल काफी बढ़ा। इसके कई फायदे थे। छात्रों को कोटा जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जिसका सीधा मतलब ये था ना उन्हें परिजनों से दूर जाना पड़ेगा और ना ही कोटा जाकर रहने का खर्च उठाना पड़ेगा। कोटा में एक छात्र का साल भर का खर्चा करीब 3 लाख रुपए होता है। बहुत सारे विकल्प हो गए अब, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले जो कोचिंग सेक्टर था वो 90% 80% तक वो ऑफलाइन पे था। अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन बहुत बढ़ गया है। अब ऑनलाइन बढ़ने से ये हो गया कि मतलब आपका जिला गांव छोड़ो, आपके घर बैठे आपको कोटा कोचिंग का सिस्टम मिल रहा है। आपको डिफरेंट बड़े बड़े कोचिंग का सिस्टम वहीं पे मिल रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि कोटा फिर से उस दौर को देख पाए। कोटा जब अपने सबाब पर था, कोचिंग मालिक ही नहीं, हॉस्टल चला रहे लोग भी छात्रों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ बैठे थे। इन लोगों की आंखों पर पट्टी बन चुकी थी।
ये छात्रों से मनमाना पैसा वसूल रहे थे। छात्र भी इसे चुकाने के लिए मजबूर थे। एक वक्त था जब इन हॉस्टल्स के कमरों का किराया 5,000 रुपए महीना हुआ करता था, लेकिन अब 2 से 3,000 रुपए है। उसके बाद भी कई हॉस्टल खाली पड़े हैं। देखिए सर, 2022 में इस तरह के जो है हालात हुए थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे यहाँ पे, और लगभग 3-4 लाख बच्चे आते थे। उस टाइम पे रूम्स मिल नहीं पाते थे बच्चों को। लेकिन आज जो है कंडीशंस ये हो गई है कि रूम्स इतने ज़्यादा हैं और बच्चे हैं नहीं, और डाउनफॉल इतना हो गया है कि रेंट में 70 to 80% जो है डाउनफॉल आ गया है रेट्स के अंदर। छात्रों का कोटा से दूरी बनाने का एक कारण कोटा में चल रही कोचिंग सेंटर का दूसरे शहरों में अपनी ब्रांच खोलना भी है, जिससे छात्रों को अपने शहर में वही पढ़ाई मिल रही है। ये नुकसान तो बहुत हुआ है कोटा इंडस्ट्री को, और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर मैं बात करूं 2016-17 उस समय भी ये दौर आया था, क्योंकि जो अदर सिटीज़ में लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके शहर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूँ तो इसकी वजह से बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो उन शहरों से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो वो हमेशा इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। तो हम तो अभी भी एकेडमिक्स पे बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, और डेफिनेटली मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालत ये हो गई, जिस तरह हॉस्टल खाली होने लगे उसी तरह कोचिंग से छात्र गायब। देखते ही देखते कई कोचिंग मालिकों को अपनी कोचिंग में ताला जड़ना पड़ गया। कोटा के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोचिंग ओनर्स, मेस ओनर्स, हॉस्टल ओनर्स, उन्हें एक सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। वी नीड टू गिव देम अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट। बच्चों को अपनापन फील कराना पड़ेगा, हर बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा डिटैच हो रहा है या इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहा है, हमें उससे बात करनी पड़ेगी, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और बच्चों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखनी पड़ेगी। कोटा की ये हालत नहीं होती अगर शासन प्रशासन सो नहीं रहा होता। वो देखता बच्चों से ज्यादा फीस तो नहीं वसूली जा रही। वो देखता बच्चों से रहने के नाम पर ज्यादा किराया तो वसूला नहीं जा रहा। वो देखता बच्चों पर कामयाब होने का इतना प्रेशर तो नहीं कि वो मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सालों साल सिस्टम सोया रहा और छात्र जान गंवाते रहे। इसका खामियाजा आज कोटा चुका रहा है। हालांकि सियासतदान अब भी इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सब ठीक कर देंगे। कोटा में स्थिति है कि जिन लोगों ने लोन लेके और हॉस्टल्स खड़े कर लिए करोड़ों रुपए के, आज एक बच्चा एडमिशन के लिए नहीं आया। किस्त चुकाना भारी हो रहा है। कल बच्चे आत्महत्या करते थे, अब कुछ हॉस्टल वालों की आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तो जो भी योजना बनाकर इस सारे विषय पर बच्चों का फ्लो जो रुका है उसको कैसे आखिर शहर की आजीविका से संबंध जुड़ गया, तो बेसिक चीज तो व्यक्ति की ग्रोथ ही है, आजीविका ही सब कुछ है। तो उस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों का। आरोपों और दावों के बीच शायद नेताजी ये भूल गए कि 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। वहीं जब एबीपी न्यूज ने इस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पूरे राजस्थान की प्रगति निरंतर हो रही, उसमें कोटा समाहित है। कोटा का ये हाल तब है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहीं से सांसद हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहीं से विधायक हैं। कांग्रेस के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल और शांतिलाल धारीवाल भी यहीं से आते हैं। इसलिए उठाइए फोन और बजाइए घंटी ताकि कोटा की ये तस्वीर बदल सके, छात्रों को अच्छा माहौल मिल सके, उन्हें पैसा कमाने की मशीन ना समझा जाए और कोटा एक बार फिर गुलजार हो सके। छात्र देश का भविष्य होते हैं, लेकिन देश के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। शिक्षा के नाम पर छात्रों को छला जा रहा है। इसमें शिक्षा के मंदिर में बैठे शिक्षक भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो शिक्षक किसी छात्र का भविष्य क्या खाक उज्जवल करेंगे, जिन्होंने अपनी खुद की किस्मत धोखे से बदली हो। मध्य प्रदेश में बड़ा शिक्षक घोटाला सामने आया है। पता चला है कि पिछले 26 साल से बच्चों को शिक्षा का ज्ञान वो अज्ञानी दे रहे हैं, जिनकी डिग्री ही फर्जी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सिस्टम लापरवाह है और जिनके ऊपर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है वो गैर जिम्मेदार।
वाकई एमपी अजब है और अब तो ऐसा लगता है वो खुद भी अपनी इस पहचान को खोना नहीं चाहता। कुछ दिन पहले एमपी के मुरैना से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक युवक ने महापौर के सामने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की पोल खोल दी थी। अब अपन को क्या करना है, आपको देने 3000 रुपए, मैं दे देता हूँ 3000 फोन पे कर दूंगा ना। इसके बाद सारा काम आप देख लो, कितने कितने और लगाए वो और बता दो। मैंने आपको बता दी तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे। लेकिन आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। करवध रावत, साहब सिंह कुशवाहा, ब्रजेश रोरिया, महेंद्र सिंह रावत, लोकेंद्र सिंह, रुचि कुशवाहा, रविंद्र सिंह राणा और अर्जुन सिंह चौहान, ये नाम उन शिक्षकों के हैं जिनके कंधों पर एमपी के बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सबकी डिग्री फर्जी है। डीएड की फर्जी मार्कशीट की मदद से सभी शिक्षक बने। डीएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए 2 साल का कोर्स है। इसमें 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम का छात्र एडमिशन ले सकता है। शिक्षकों ने इसी डीएड की फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी हासिल की। अब ये एसटीएफ के रडार पर हैं। अभी तक इस पूरे मामले में 8 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है जिनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन एसटीएफ का मानना है कि 1996 से 2022 तक ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है और अब पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों की जांच हो रही है। एसटीएफ ने सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। ग्वालियर, इंदौर, भिंड, शिवपुरी कई जिलों में इन शिक्षकों की तैनाती मिली है। एसटीएफ अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि अभी और नाम सामने आ सकते हैं। 34 लोगों के बारे में तो इनपुट हमारे पास आ ही गया। 8 लोगों को नामजद करके 26 संदिग्ध एवं अन्य में तात्पर्य यही है कि जितनी नंबर आती जाएगी वो बढ़ेगी। एफआईआर में एसटीएफ जब कार्य कर रही है तो बहुत ही एक्शन प्लान के साथ कार्य कर रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिस भी लेवल पे इन्वॉल्व हैं, वो तो निश्चित रूप से जी की जेल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, शिक्षकों की फर्जी मार्कशीट बनी कैसे? सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, जब इन फर्जी शिक्षकों की नौकरी लग रही थी, शासन प्रशासन कहां सो रहा था? मतलब हर स्तर पर छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं कोचिंग सेंटर तो कहीं स्कूल। अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता, सिस्टम में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। फर्जी शिक्षक घोटाले की परत खोलकर जो एसटीएफ आज खुद को हीरो समझ रही है, उसे कभी इस घोटाले का पता ही नहीं चलता अगर किसी ने फर्जी शिक्षकों की गुप्त सूचना दी ही नहीं होती। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है, जहां शिक्षक साहब पढ़ा रहे हैं NOGC नोज, EARE ईयर, ICYI नोज, नोज बने नाक, ईयर बने कान, आई बने आँख। इतना ही नहीं, इनकी संडे की स्पेलिंग SANDAY और मंडे की MANDAY है। इस तस्वीर को देखकर इन बच्चों के भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सोचिए इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे इनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही ये भी सोचिए इस शिक्षक की नौकरी कैसे लगी होगी। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो गुरु घंटाल गुरुजी निलंबित हो गए, लेकिन ये वीडियो सामने नहीं आता तो ये गुरु घंटाल इसी तरह बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा होता। इसलिए एमपी के बाकी उन शिक्षकों का नाम जल्द से जल्द सामने आना चाहिए जिनकी नौकरी फर्जी मार्कशीट के दम पर लगी। साथ ही ये भी पता चलना चाहिए कि फर्जी मार्कशीट कैसे बनी, नौकरी देते समय किसने मार्कशीट की जांच की। सबके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सोचिए 26 साल से ये खेल खेला जा रहा था और सिस्टम सोया पड़ा था। मामला सामने आने के बाद जो हर बार होता है वही हो रहा है। सरकार सख्त एक्शन की बात कह रही है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि इन 26 साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता सूबे में रही।
देखिए, यदि कहीं भी कोई भी गड़बड़ मिलेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, इस तरह पर 0 टॉलरेंस पर हम काम करते हैं। हर विभाग में घोटाला है। शिक्षा चयन के मंडल का नाम बदलने से घोटाले की प्रवृत्ति नहीं बदली जाएगी। अगर इसकी सही तरीके से जांच हो गई, न केवल परीक्षार्थी बल्कि वल्लभ भवन में बैठे हुए बड़े अधिकारी और मंत्री इस गोरख धंधे में शामिल होंगे, इसकी सख्ती से जांच करनी चाहिए। सिस्टम दुरुस्त होता तो कोटा से छात्रों का मुंह भंग नहीं होता। सिस्टम दुरुस्त होता तो फर्जी मार्कशीट के दम पर किसी की नौकरी नहीं लगती। सिस्टम दुरुस्त होता तो ये शिक्षक NOGC नोज नहीं पढ़ा रहा होता। इसलिए घंटी बजाइए ताकि सिस्टम दुरुस्त हो सके और ऐसी तस्वीर दोबारा आपके सामने ना आ सके। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।